आज हम देखेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसको शॉर्ट फॉर्म में एलपीपी बोला जाता है। इसमें से हम आज देखेंगे ग्राफिकल सॉल्यूशन और ये जो क्वेश्चन है ये मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम का है। A company makes two products A and B with the help of two materials M1 and M2. One unit of A is produced using 1 unit of M1 and 2 units of M2. 1 unit of B is produced using 1 unit of M1 and 1 unit of M2. The firm has total 45 units of M1 and 60 units of M2. Per unit profit from A is rupees 40 and per unit profit from B is rupees 30. How many units of A and B will generate maximum profit to the firm? जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि एक कंपनी दो प्रोडक्ट बनाती है A और B और इन दोनों को बनाने के लिए M1 और M2 मटेरियल्स का यूज होता है। M1 एंड M2 की क्वांटिटी लिमिटेड है। फर्म के पास 45 यूनिट्स M1 है और 60 यूनिट्स M2 है। जो फर्म का ऑब्जेक्टिव है वो है A और B के कितने यूनिट्स बनाए जाएं जिससे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो एलपीपी में जैसा हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखते हैं, यहाँ पर भी हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखना चाहिए। Z max इक्वल्स टू 40x1 एंड 30x2। हम यहाँ देख सकते हैं Z जो है ये रिप्रेजेंट करता है कंपनी का प्रॉफिट जिसको फर्म मैक्सिमाइज करना चाहती है। ये प्रॉफिट 40x1 और 30x2 से बना है। 40 पर यूनिट प्रॉफिट है A का और 30 पर यूनिट प्रॉफिट है B का। x1 नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ A रिप्रेजेंट करता है और x2 नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ B रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। उसमें पहली कंडीशन है M1 की अवेलेबिलिटी और उसका कंजम्पशन। x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 45। ये हमारी पहली कंस्ट्रेंट होगा। ये रिप्रेजेंट करता है कि x1 मतलब M1 रॉ मटेरियल जो है वो A का एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए 1 यूनिट खर्च होगा और B का 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए भी 1 यूनिट खर्च होगा। हम x1 प्लस x2 को 45 से ज़्यादा नहीं ले जा सकते, या तो वो 45 के बराबर होगा या 45 से कम होगा। ऐसे ही जो M2 है उसका कंस्ट्रेंट होगा 2x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 60। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि M2 की टोटल अवेलेबिलिटी 60 है, इसीलिए लेस देन इक्वल्स टू 60 लिखा हुआ है। और ये 60 यूनिट्स खर्च कहाँ होंगे? x1 मतलब A के जितने भी यूनिट्स बनेंगे उसमें M2 के 2 यूनिट खर्च होंगे, तो ये हुआ 2x1। और B के जितने भी यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे उसमें ये कहलाएगा 1 यूनिट के हिसाब से x2। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात और है कि A और B के नेगेटिव यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं किए जा सकते, इसीलिए x1 और x2 जो है वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। इसे नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट कहा जाता है। इस तरीके से हम अपना एलपीपी जो है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में या स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में क्रिएट करेंगे। इसको क्रिएट करने के बाद हमें सॉल्यूशन खोजने के लिए सबसे पहला काम करना पड़ेगा, इसके जो इक्वेशंस दिए हुए हैं, कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं, इन कंस्ट्रेंट्स की इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में डायरेक्टली चेंज करके लिखना है। और लिखने के बाद उसमें से ग्राफ प्लॉट करने के लिए हर इक्वेशन से दो दो पॉइंट्स की ज़रूरत होगी। देखते हैं, सबसे पहला इक्वेशन जो है वो है x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 45। जब हम इसकी इनइक्वालिटी को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 45। यहाँ इस इक्वेशन की मदद से हमें दो पॉइंट्स खोजने हैं। पॉइंट्स खोजना बहुत आसान काम है। इसके लिए आप एक एक करके x1 और x2 को 0 मान लेंगे। इस इक्वेशन में अगर x1 को 0 मान लिया जाए तो x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 45। ऐसे ही अगर x2 को 0 मान लिया जाए तो x1 की वैल्यू हो जाएगी 45। जैसा हमने फर्स्ट इक्वेशन के साथ किया वैसा ही हमको सेकंड इक्वेशन के साथ करना है।
तो सेकंड इक्वेशन की इनइक्वालिटी को चेंज करने के लिए हम डायरेक्टली पहले उसे लिखेंगे 2x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 60। अब यहाँ पर 2 पॉइंट खोजने होंगे। पहले हम x1 को 0 मान लेते हैं। x1 जैसे ही 0 होगा तो 2x1 भी 0 हो जाएगा, डायरेक्टली मिल जाएगा x2 इक्वल्स टू 60। अगर हम यहाँ पर x2 को 0 मान लें तो 2x1 इक्वल्स टू 60 एंड x1 इक्वल्स टू 30। तो हमें यहाँ पर भी 2 पॉइंट्स मिल गए हैं। अब हम इसकी मदद से यहाँ पर ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ग्राफ प्लॉट करने के लिए x1 और x2 दो एक्सेस बनाने पड़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टोटल वैल्यूज हैं दोनों इक्वेशन मिला करके 0, 45, 0, 30, 60। तो यहाँ पर क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो वैल्यूज हैं वो 5 के मल्टीपल में है। हम ग्राफ की रेंज जो है वो भी 5 के मल्टीपल पे रख सकते हैं। तो यहाँ पर ग्राफ जो है 0 से लेके 60 तक x1 साइड पे जाएगा, सिमिलरली 0 से लेके 60 तक x2 साइड पर ले जाएंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन प्लॉट करेंगे। आपको यहाँ फर्स्ट इक्वेशन ग्रीन कलर से दिख रहा है। फर्स्ट इक्वेशन का जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज 0 एंड 45। जब x1 0 है तो x2 45 है। ये पॉइंट होगा जहाँ पर x1 0 है और x2 45 है। इसके बाद दूसरा पॉइंट जब x1 45 है और x2 0 है, ये पॉइंट होगा जहाँ पर x1 45 है और x2 0 है। इन दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। इससे हमें ये स्ट्रेट लाइन जो मिली है, आगे इसकी मदद से हम आंसर खोजेंगे। अब सेम काम सेकंड इक्वेशन के लिए करना है। सेकंड इक्वेशन 2x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 60 है। इसके जो दो पॉइंट्स मिले हैं उसमें पहला पॉइंट है 0 और 60। x1 0, x2 60। ये वो पॉइंट है जहां पर x1 0 है और x2 60 है। अब सेकंड पॉइंट देखेंगे। सेकंड पॉइंट है 30 एंड 0। ये पॉइंट है जहां पर x1 30 है और x2 0 है। इसे भी एक स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। अब हमें इस इक्वेशन दोनों इक्वेशंस की इनइक्वालिटी की मदद से फिजिबल जोन खोजना होगा जहां पर हमारा आंसर मिल सकता है। इसके पहले इनइक्वालिटी और फिजिबल जोन और ग्राफ का क्या सेंस है उसे समझना जरूरी है। देखते हैं। जैसे ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 45। यहाँ पर आप देखेंगे अगर मैं ये वैल्यू चेक करता हूँ तो यहाँ पर आपको येलो लाइन दिख रहा होगा जहाँ x1 10 है और x2 35 है। अगर मैं इसे p नाम दूं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 10 और 35 ऐड करने से 45 आता है और ये 45 एक्चुअली में इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि x1 और x2 दोनों को ऐड करके 45 से क्रॉस नहीं हो रहा है, एग्जैक्टली इक्वल हो रहा है। सेकंड लाइन देखते हैं। ये लाइन है जहां पर x1 20 है और x2 25 है। यहाँ पर भी सेम केस है। अगर आप 20 और 25 को ऐड करेंगे तो आपको 45 मिलेगा। यहाँ पर भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तीसरा देख लेते हैं। यहाँ पर x1 35 है और x2 10 है। इस R पॉइंट पर भी हमको टोटल जो है वो 45 ही मिल रहा है। तो अल्टीमेटली ये जो ग्रीन लाइन है ये वो लाइन है जहां पर सारे कॉम्बिनेशन x1 और x2 के आपको रिजल्ट देंगे 45। इसीलिए हमने इस ग्राफ पर ये लाइन खींची है। इसके आगे अगर हम चेक करें कि x1 15 और x2 35 होने पर क्या होता है, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, इसे P नाम दे देते हैं। P पॉइंट पर x1 15 और x2 35 है। इन दोनों को ऐड करने से टोटल जो है वो 50 हो जाता है जो वास्तव में 45 से बड़ा है, जबकि हमारी इक्वेशन का जो क्राइटेरिया था उसके हिसाब से वो 45 से कम होना चाहिए। तो इससे ये समझ में आता है कि ग्रीन लाइन के ऊपर का पूरा एरिया जो है वहाँ हमारी फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती और वहाँ हमारा आंसर नहीं मिल सकता। सेम चीज आप क्यू पर भी देख सकते हैं। क्यू पर 25 और 25 है, ऐड करने से 50 मिलेगा। ये भी 45 से बड़ा है। तीसरा भी देख लेते हैं।
अगर हम R पॉइंट को चेक करें तो 40 और 15 इन दोनों को ऐड करके 55 होगा, जो कि 45 से बड़ा है। तो ग्रीन लाइन के राइट हैंड साइड का जो पूरा एरिया है पी क्यू आर, या और कोई सी भी वैल्यू आप ले सकते हैं, यहाँ पर आपको वही वैल्यूज डिलीवर होंगी जो 45 से ज्यादा है। मतलब हमारा फर्स्ट कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। तीसरा केस देख लेते हैं। अगर हम इस ग्रीन लाइन के अंदर के कुछ पॉइंट्स चेक करें, जैसा ये फर्स्ट जहां पर x1 10 है और x2 30 है, जब आप इस P पॉइंट पर वैल्यू देखेंगे तो 10 और 30 ऐड होकर हो जाएगा 40, जो कि 45 से कम है। सेकंड Q पॉइंट अगर देख लें 20 और 20, इसका भी टोटल हो जाएगा 40, ये भी 45 से कम है। और थर्ड 25 एंड 10, R पॉइंट जो है वो भी 45 से कम है। इन तीनों इक्वेशंस को देख के ये समझ में आ रहा है कि ये लेस देन वाली सिचुएशन को सेटिस्फाई करता है। मतलब फर्स्ट इक्वेशन जो है वो यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। अल्टीमेटली इस पूरे एरिया में कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जहां पर तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है? एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। अगर हम ये वाला पॉइंट देखें, P पॉइंट 10 और 30, इट इज एक्चुअली लेस देन 45, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अगर हम डायरेक्टली लाइन पर चेक करें एक पॉइंट 25 और 20, ये एग्जैक्टली 45 होगा। क्यों? तो ये इक्वल होगा। और हमारी इक्वेशन में दिया गया था x1 और x2 के जो भी कॉम्बिनेशन है दैट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 45। तो शुरुआती दोनों चीजें जो हैं वो उसको सेटिस्फाई कर रही हैं। अगर हम तीसरे में देखें तो 40 और 10, ये R पॉइंट जो है ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, क्योंकि 40 और 10 दोनों को मिलाकर हो जाता है 50, जो कि लेस देन नहीं ग्रेटर देन है 45 से। तो इन तीनों से हमें ये समझ में आता है कि ये जो रेड जोन है, इस रेड जोन में कोई सा भी पॉइंट जो है हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि वो फर्स्ट इक्वेशन की बात नहीं मानता है। उसी की जगह ये जो ग्रीन जोन है, इस पूरे ग्रीन जोन में चाहे वो लाइन पर हो चाहे वो लाइन के अंदर का कोई पॉइंट हो जैसा कि P है, ये पूरा एरिया जो है फर्स्ट इक्वेशन की क्राइटेरिया को फॉलो करता है। तो ऐसे ही हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। जो ग्रीन और येलो लाइन आपको दिख रही है, ग्रीन लाइन फर्स्ट इक्वेशन की और येलो लाइन सेकंड इक्वेशन की, यहाँ पर अगर हम फर्स्ट इक्वेशन के लिए फिजिबल जोन खोजें, वो एरिया खोजें जहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, तो आप यहाँ देखेंगे कि जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें लेस देन साइन लगा हुआ है, तो हमारा आंसर यहाँ कहीं पर हो सकता है। ऐसे ही अगर हम सेकंड इक्वेशन को चेक करें, सेकंड इक्वेशन में भी लेस देन टाइप है, तो वहां पर ये एरिया येलो एरिया जो है हमारा आंसर हो सकता है। ऐसा कौन सा एरिया होगा जो इन दोनों इक्वेशंस की बात मानता होगा? तो ये जो ब्लू एरिया है, ये ब्लू एरिया इन दोनों इक्वेशंस को फॉलो करता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ एरिया ऐसा है जहां पर सिर्फ येलो है और कुछ एरिया ऐसा है जहां पर सिर्फ ग्रीन है। ये जो ग्रीन एरिया है, ये ग्रीन एरिया वो एरिया है जो फर्स्ट इक्वेशन की बात तो मानता है लेकिन सेकंड इक्वेशन की बात नहीं मानता। वैसे ही जो ये येलो एरिया है, ये वो एरिया है जो सेकंड इक्वेशन को मानता है लेकिन फर्स्ट इक्वेशन को नहीं मानता। अल्टीमेटली ये जो ब्लू एरिया है, यही एरिया वो एरिया है, इसके सारे पॉइंट्स वो कॉम्बिनेशंस हैं जो दोनों इक्वेशन को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर ये जो ब्लू एरिया है, इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स पर ही हमारा कोई मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल सकती है। हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में मैक्सिमम दिया हुआ है, इसीलिए हम मैक्सिमम वैल्यू खोजेंगे। ए, बी, सी और डी, इन चारों पॉइंट्स पर ही एक्सट्रीम वैल्यूज मिल सकती हैं। तो हम इन चारों पॉइंट्स पर चेक कर लेते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज z की डिलीवर होती हैं। इसके लिए एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। इस टेबल में एक साइड हम ए, बी, सी, डी, ये जो चारों पॉइंट्स हमें मिले हैं वो लिख लेंगे। इन चारों पॉइंट्स पर x1 और x2 की वैल्यूज और उससे z की क्या वैल्यू डिलीवर होती है ये हमें चेक करना होगा। ए पॉइंट पर जैसा कि आपको दिख रहा है x1 भी 0 है और x2 भी 0 है,
तो ऑब्वियसली z की वैल्यू भी 0 आएगी। बी पॉइंट पर आप देख सकते हैं कि x1 30 है और x2 0 है, तो यहाँ पर z की वैल्यू होगी 1200। ये z की वैल्यू 40x1 प्लस 30x2 से बन रही है, क्योंकि x1 30 है तो 40 इंटू 30 हो जाएगा और x2 0 है इसीलिए 30 इंटू 0 हो जाएगा। इन दोनों को जब आप ऐड कर लेंगे तो आपको टोटल मिलेगा 1200। ऐसे ही सी पॉइंट पर आपको दिख रहा होगा x1 15 है और x2 30 है। यहाँ पर जब आप z की वैल्यू निकालेंगे वो आएगी 1500। लास्ट में डी पॉइंट देखेंगे, वहां पर x1 0 है और x2 45 है। जब आप यहाँ पर z की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 1350। इन चारों वैल्यूज को हमें कंपेयर करना होगा और इन चारों वैल्यूज में से वो वैल्यू हमारा आंसर होगा जो z को मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। यहाँ पर 1500 हमारा आंसर है। 1500 जो वैल्यू है वो x1 और x2 के कौन से कॉम्बिनेशन से आई है, x1 15 और x2 30। अल्टीमेटली x1 हमारा नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ A था और x2 नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ B था। तो 15 units of A and 30 units of B will generate profit that is 1500 to the firm. That is the maximum profit. नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग का ग्राफिकल सॉल्यूशन, लेकिन वहां पर केस मैक्सिमाइजेशन की जगह मिनिमाइजेशन होगा।